हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं आपके लिए। मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा था और अभी तक मैंने 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ये इन एग्जाम्स को फोकस करके करा रहा हूं। चाहे आप एचटीटीजीटी मैथ दे रहे हैं, चाहे पीआरटी, चाहे सीटेट, चाहे एचएसएससी सीईटी, चाहे फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम जहां पर मैथ आता है, उन सभी को फोकस करके मैं ये प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। और अभी तक मैंने 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप 20-20 क्वेश्चन लगाओगे तो करीब करीब मैंने 400 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मैं बेस्ट वे से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आपने एग्जाम में कैसी अप्रोच लेनी है। तो ऐसे में अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से मैथ की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, आप चाहे इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ में एक चीज और बता दूं, जो आपका एग्जाम 8 और 9 फरवरी को होने वाला था एचटेट का, शायद उसमें उम्मीद है कि आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाए। अब मैं जो ये बता रहा हूँ ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, बस जस्ट ऐसा सुनने में आया है। ऐसा आपने भी सुन लिया होगा शायद कि आपका एग्जाम 1 वीक आगे या 2 वीक आगे जा सकता है, तो ऐसे में आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम और है। वैसे ये डिमोरलाइज करने वाली बात है, अब एग्जाम ले लेना चाहिए था, पर लेकिन अब जो है सो है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम थोड़ा और डिले हो सकता है। ऐसे में अगर आपकी तैयारी में थोड़ी और बहुत कुछ कमी बची हुई है, अभी तक आपने मैथ के कंसेप्ट नहीं सीखे हैं और आप डेडिकेटेडली मैथ की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि आपका एचटेट टीजीटी मैथ में 70 नंबर का मैथ आता है और पीआरटी में 40 नंबर का, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अभी भी टाइम है। आपका एचटेट की फॉर्म भरने की फीस 1,000 रुपये होती है और 1 साल वेस्ट हो जाता है आपका। ऐसे में आपने पूरा जोर यहीं पे लगाना चाहिए, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने इसी को ध्यान में रखे एक मैथ का एक क्रैश कोर्स बनाया था 799 में, जिसमें मैंने अभी तक 18 वीडियोस डाल दी हैं, 13 से 14 टॉपिक करा दिए हैं। आप इस क्रैश कोर्स को परचेज करके अपने मैथ की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, लेकिन अगर सीक्वेंस में प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो आप इस क्रैश कोर्स को परचेज करके अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरे ऐप पे अवेलेबल है। मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश चोकर, उसका ये लोगो है। आप इस क्रैश कोर्स को अगर परचेज करते हो तो डेफिनेटली आप एचटीटीजीटी मैथ और पीआरटी को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर ऐसा है कि आपने अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड कर लिए हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस की सोच रहे हैं, तो मैंने मैथ के 10 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं और इसमें मैं 5 आपको प्रीवियस ईयर देता हूं। और जो मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं ना, उनकी आंसर की तो मैं देता हूं आपको, साथ में आप वीडियो सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। वो मेरे ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो ये 400 में है। इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। इस 10 प्रैक्टिस सेट में से एक प्रैक्टिस सेट मैंने हल करा रखा है। इससे आपको ये समझ आएगा कि 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने कैसा बना रखा है। ये एचटेट टीजीटी मैथ के लिए है। 10 प्रैक्टिस सेट, 600 क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसका आपके सामने ये थंबनेल नजर आ रहा है। आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको कैसे मिलेंगे। उनको आप खुद से लगाओ, आंसर की से मैच करो। जो डाउट है उसके लिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो और ये भी मेरे ऐप पर अवेलेबल है। साथ में एक चीज और, अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं जिनको आप आराम से इजीली पढ़ के अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। करीब करीब 150 पेजों के आपके हैंड रिटन नोट्स हैं और सभी बुकों का क्रक्स है। बिल्कुल आप इसको पढ़कर अपनी सीडीपी तैयार कर सकते हैं। और इसको परचेज करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये इसका प्राइस है। आप इसको परचेज कर सकते हो और आप सीडीपी किसी भी लेवल की तैयार कर सकते हो। चलिए, प्रमोशन बहुत हो गया, अब अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं, जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आता है आपको, एक बार आप खुद से करने की कोशिश किया करो, तब जब मैं उसको समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। इसमें बताया गया है कि लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट बताना है 1000 की पावर 2008 प्लस में 1002। तो आपको पता है, आपने जब यूनिट डिजिट बताना है और लास्ट अंक बताना है तो आप सिर्फ उसी को फोकस करोगे। अगर मैं एक की कितनी भी पावर करता हूं तो वो एक ही रहेगा, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 2 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, ना तो मैं प्रैक्टिस सेट इजी सोच के बनाता हूं ना टफ। मेरा मोटिव होता है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को लूं। तो कुछ आपको बहुत इजी लगेंगे और कुछ बहुत टफ, इसी तरीके से पेपर आपका बनता है। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ cos a minus b equal to √3/2 and cot a plus b equal to 1/√3, where a minus b and a plus b are acute angle, then 2a minus 3b is equal to।
आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन दी गई हैं एंगल ए और बी के फॉर्म में, और बताया गया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो आपके दो एंगल हैं, दोनों एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण है। आपसे 2a माइनस 3b की वैल्यू पूछी है। यहां पर आपको एंगल की एक टेबल याद होनी चाहिए। यहां पर आपके कोस और कोट हैं, यही बता देता हूं एक बार। आपका एक साइन होता है, एक कोस होता है, एक टेन होता है, फिर तीन ही ट्रिग्नोमेट्री इनकी उल्टी होती है। आपके एंगल की टेबल होती है 0 से 30, 45, 60 और 90। इन एंगल की टेबल आपको याद होनी चाहिए। याद करने का तरीका, साइन 0 डिग्री 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। बस आपको ये पहले वाली लाइन याद रखनी है बस। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। कोस इसका उल्टा हो जाएगा, बस इसी को पलट दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब आगे यहां से हमने 0 से शुरू किया था, तो यहां पर एंड भी 0 से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू याद रखेंगे कि आपका 10 30 का मान 1/√3 होता है। फिर क्या करना है, 45 का मान 1 और 60 का मान √3, और ये होता है आपका इनफाइनाइट। ठीक है, ये टेबल हमें याद रखनी है। बाकी जो इनके उल्टे हैं वो हम इन्हीं को ही याद करेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। अब जैसे कि आपको दिया गया था कि कोस ए माइनस बी जो है ना, वो आपका √3/2 है। तो आप देखो कोस क्या कितने एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं कोस 30 डिग्री से। तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि a माइनस बी जो है ना वो 30 डिग्री है। ऐसे ही आगे दिया गया था आपका कि कोट a प्लस बी जो है ना वो बराबर है 1/√3 के। तो आपने ध्यान रखना है 10 की उल्टे मान कोट के होते हैं, क्योंकि कोट का उल्टा 10 होता है। तो यहाँ पर इसके मान ऐसे होंगे, यहाँ तो इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1/√3 होगा। कहने का मतलब इसका उल्टा, मैंने इसका उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा कोट। तो आपसे पूछा है कि कोट a प्लस बी बराबर है 1/√3, तो कोट का 1/√3 मान होता है कोट 60 का। तो मैं लिख सकता हूं कोट a प्लस बी बराबर कोट 60 डिग्री। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, कोट से कोट कट जाएगा, इधर से भी a प्लस बी जो है ना आपका वो आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रखा है मैंने आपसे, अगर दो वैल्यू को जोड़ रखा हो और उन्हीं दो वैल्यू को घटा रखा हो, तो अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो इनको जोड़कर 2 से भाग कर दो, और छोटी वैल्यू निकालनी है तो इनको घटाकर 2 से भाग कर दो। तो a और b दोनों का मैंने मान निकाल दिया। अब आपसे पूछा था कि 2a माइनस 3b बताओ। a की वैल्यू है 45 दूनी 90, b की वैल्यू है 15, 15 3 45। तो 90 में से 45 गए, आपका आंसर आ गया है 45 डिग्री, और ये आपका आंसर है। इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल याद है तो आप आराम से उनका मान रख के अपनी इक्वेशन बना सकते हो। दूसरी एक चीज बता दूं, जो जो टॉपिक मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे टॉपिक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो, मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा दिया है, अच्छा खासा पढ़ा दिया है, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। साथ में एक चीज बता दूं, जो मैं ये आपकी पीडीएफ यहाँ आपको शो हो रही है जिसके मैं क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जैसे आप इस वीडियो को देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, उसको ज्वाइन करके, ऐसे ही नहीं ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ ले सकते हो जो मैंने अब तक पढ़ाया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है बस। अगर आपको साइन की एंगल की टेबल याद है तो कुछ नहीं है, बस वही रखना है। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर कर देंगे। कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्केयर था तो इसका भी स्केयर कर दिया। माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्केयर है तो स्केयर कर दिया। -3 और साइन स्केयर 90 का मान होता है 1। बस मैंने उस एंगल की टेबल से मान उठाए हैं। इसका स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, इसका स्केयर करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3/4, ये आ गया है 1/2 और ये आ गया है आपका 3। बस इसको हल कर लीजिए, ये यहाँ पर माइनस है, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2।
3/2 माइनस 1/2 माइनस का 3। मैंने एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। 3 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, 3 दूनी 6। ये हो गया आपका, माइनस के साथ में से प्लस का 3 गया तो माइनस के 4/2, तो माइनस का 2 आ गया है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, एंगल उठाया रखा इसमें, बस फिर उसके बाद आपने सॉल्यूशन ही करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें x प्लस में 1/x वाली वैल्यू हल करना आती है, लेकिन वो वैल्यू थोड़ा सा अलग तरीके से दे दी है, उसको पहले हल करना है। x को अंदर गुणा कर दिया, 5 गुणा में x आपका 5x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा क्योंकि x से x कटेगा, और यहाँ पर है 5/x, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये आ गया आपका 5x माइनस 5/x बराबर 2। इसमें से 5 कॉमन लिया और उधर भेज दिया, तो x माइनस 1/x बराबर आ गया है 2/5। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, इस इक्वेशन को मैंने 5 से भाग कर दिया। अब x माइनस 1/x की वैल्यू है मेरे पास, मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मुझे इसका डबल पावर करना है, इसका डबल करना है। अगर इसका डबल करना है ना, तो उसका रूल होता है मेरे पास, आप इसका स्क्वायर कर दो और इसमें जोड़ देंगे 2। अब ये कैसे आया है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं आपको। x की पावर n प्लस में 1/x की पावर n, अगर इसका डबल करना हो आपने, पावर का डबल है ये, अगर आपने इसका डबल करना हो तो आपने क्या करना है, इसका मैंने डबल कर दिया, जो यहां पर वैल्यू थी ना इसकी, इसका स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटा दो। अगर आपने इस फॉर्म में इसका डबल करना हो तो जो इसका रिजल्ट है ना उसका स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटा दो। अगर ये माइनस में दे रखा हो और इसका डबल करना हो आपने, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने इसका डबल करना है तो ध्यान रखेंगे इसका डबल भी प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। देखो मैंने इस माइनस वाले का डबल किया, प्लस में ही आया, लेकिन अब की बार क्या होगा, इसका जो भी रिजल्ट है ना उसका स्क्वायर करेंगे और अब की बार 2 जोड़ देंगे। बस यही फर्क है, जब आप प्लस से प्लस में जा रहे हो तो 2 घटेगा, लेकिन जब आप माइनस से प्लस में जा रहे हो तो 2 जुड़ेगा। बस ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये कैसे आया है बता सकता हूँ, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ चीजें आपको ट्रिक की तरह याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर तो नहीं बताया मैंने अभी, इसको हल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 5 25 प्लस में 2, तो 25 दूनी 50 और 4 54, 54/25 आपका आंसर आ गया है। तो आपका आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पी क्यू आर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। In how many days can Q do the work if he is assisted by P and R on every 4th day? अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि Q काम को कर रहा है हर रोज, हर चौथे दिन P और R आ रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, आपसे ये पूछा है। इसको हम एलसीएम मेथड से करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि P काम को करता है 10 दिन में, Q काम को करता है 12 दिन में, और R काम को करता है 15 दिन में। ठीक है, हम टोटल वर्क मान लेंगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया है 60 यूनिट। हमने ये काम कराना है 60 यूनिट। अगर P इसको 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से इसको भाग कर दिया 6। अगर Q इस काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंजे 60। अगर R इसको 60 काम को 15 दिन में करता है तो 15 चौके 60, एक दिन में करेगा 4 यूनिट। तो हमने क्या किया, पहले टोटल वर्क माना और फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल दी, और एफिशिएंसी होता है हमारा 1 डे वर्क, एक दिन का काम। अब हमने ये 60 काम जो है ना ये क्यू को दे दिया, क्यू ने करना शुरू किया। क्यू 3 दिनों तक तो अकेला करता है काम को, भाई 3 दिन तक अकेला करता रहता है, 1 2 3 दिन। चौथे दिन पी और आर भी आ जाते हैं उसकी हेल्प के लिए। ऐसे चल रहा है काम। ठीक है, पहले 3 दिन क्यू अकेला करता है, चौथे दिन वो दोनों भी आ जाते हैं उसकी हेल्प के लिए। आगे फिर ऐसे ही होता है, क्यू फिर 3 दिन तक करता है, फिर चौथे दिन तीनों फिर इकट्ठे हो जाते हैं काम करने के लिए। इस तरीके से पूछा है कि आपको काम कितने दिन में खत्म होगा। पहले तो मैं देखता हूं कि जब क्यू ने 3 दिन अकेले काम किया तो वो कितना काम कर देगा। क्यू एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में करेगा 15 काम।
ठीक है। फिर फोर्थ डे क्या हुआ, फोर्थ डे पी क्यू आर तीनों ने किया, और तीनों एक दिन में काम करते हैं 15। 3 दिन तक तो सिर्फ क्यू ने काम किया, 15 काम कर दिया। चौथे दिन तीनों आगे हैं, तीनों को जोड़ा तो वो काम करते हैं 15। इस तरीके से आपका 30 काम हो गया है 4 दिन में। 4 दिन हो गए ना भाई, 3 दिन ये और 1 दिन ये। हमने काम कराना था 60, तो क्या होगा, अगले 4 दिन और लग जाएंगे। इन 4 दिनों में 30 काम और कर देगा वो, और इसमें 4 दिन और लग जाएंगे। तो इस तरीके से काम हमारा 60 यूनिट हो गया, और दिन लग गए हमारे 8। तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो बस आप मेरे लिए एक ही फेवर कर सकते हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा, ये एक बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक छोटा सा कंसेप्ट सीखोगे आप यहाँ, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हो। ये क्वेश्चन दिया गया है कि टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ देयर डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट इज ए रेशियो ऑफ 1:7:24। दो नंबर है, एक ए है और एक बी है। इनके डिफरेंस का, इनके सम का और इनके प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है आपको। क्या? 1:7:24। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताओ, ये निकालना है। पहली बात तो इनके प्रोडक्ट का रेशियो आ रहा है 24, तो जो भी आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल होगा। अगर आप यहां ध्यान दोगे तो आपके दो ऑप्शन बच गए हैं, ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। एक तो ये तरीका है। इस तरीके से हम क्वेश्चन के थोड़ा नजदीक चले जाते हैं। हमेशा आप ऑप्शन पे एक बार नजर डाल दिया करो। तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट का जो मेरा रेशियो है वो 24 है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल आएगा। इस तरीके से मैंने दो ऑप्शन हटा दिए। अब हमने एक छोटी सी चीज रट रखी है कि a माइनस बी की वैल्यू 1 यूनिट, a प्लस बी की वैल्यू 7 यूनिट, a इंटू बी की वैल्यू 24 यूनिट। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको आप ध्यान दें एक बार। मैंने यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू मान लेते हो 1x, ये x क्या लगा रहा हूं मैं, अगर आपने मेरे से एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तो आपको पता है, अगर ये वैल्यू रेशियो में है ना, तो ये रेशियो में तब है जब इनको एचसीएफ से भाग कर दिया था। अगर मैं वो एचसीएफ को x मान लेता हूं तो a प्लस बी की वैल्यू 1x आ जाएगी। अब ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब 7 की आ जाएगी 7x। अगर आप इसको 24x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, यहां पर तो वो एचसीएफ 2 बार आया होगा। एक बार तो ए के साथ आया होगा, एक बार बी के साथ आया होगा, तो यहां पर 24x की 2 हुआ है। यही ट्रिक की बात है, ये आपको समझ आनी चाहिए। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मैं ए की वैल्यू अगर x मान लूं और बी की वैल्यू भी x मान लूं 1 मिनट के लिए, तो क्या होगा, इनकी गुणा क्या होने वाली है, तो x की 2 होने वाली है। तो यहां पर जब हम मल्टीपल करेंगे ना, तो जो आपका एचसीएफ है ना उसका स्केयर आएगा। बस यही छोटी सी बात ध्यान देने वाली थी। अब आप इसको हल कर दोगे कि a माइनस बी की वैल्यू आपकी 1x है और a प्लस बी की वैल्यू आपकी 7x है। मैंने बताया था अभी, दो वैल्यू को जोड़ रखा है, उन्हीं को घटा रखा है। अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो इनको जोड़कर 2 से भाग कर दो, और छोटी वैल्यू निकालनी है तो इनको घटाकर 2 से भाग कर दो। तो a आपका 4x आ गया है, b आपका 3x आ गया है। आप यहां डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि दो वैल्यू को जोड़ रहा हूं तो 7 आ रहा है, घटा रहा हूं तो 1 आ रहा है। ऐसा कब हो सकता है, एक 4 हो एक 3 हो। अब इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो ये आ रहा है मेरा 12x की 2, लेकिन इनकी गुणा तो 24x की 2 आना चाहिए था। तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो आपका 1 यूनिट का मान जो है ना वो आ जाएगा 2। 1 यूनिट का मान आपका 2 है, तो आप देखोगे ये है 2, ये है 14 और ये है 48, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, a sum is distributed between a b c in the ratio of 9:6:11। a b और c में पैसा बांटा गया है 9:6:11, इस रेशियो में। इफ a gives ₹500 from his share to c, a ने क्या किया, अपने 500 रुपए c को दे दिए। ठीक है जी, ए बी सी का शेयर हो गया है अब 4:3:6।
व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगनिंग, बिगनिंग में बी और सी का शेयर कितना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी सी का जो शेयर का रेशियो था ना, वो 9:6:11 था। जब उसने अपने 500 रुपए सी को दे दिए तो नया रेशियो ये आ गया। पहली बात तो आप ये बताइए, मैंने मान लिया कि ए ने पैसे सी को दे दिए, इनके टोटल पैसे जितने थे अभी भी इतने होंगे, टोटल तीनों का तो टोटल उतना ही रहेगा। ए ने सी को दे दिए तो इनका टोटल सेम होना चाहिए। इसको मैंने जोड़ा तो ये आ गया आपका 26 यूनिट, इसको जोड़ा तो ये आ गया आपका 13 यूनिट। भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैसे कम हो जाएंगे। भाई यहां पर अगर ये 26 यूनिट है तो ये भी 26 यूनिट होने चाहिए थे, इनको भी 26 यूनिट कर दो। मैंने 2 से गुणा कर दिया। एक रेशियो को किसी वैल्यू से गुणा करो, किसी से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो रेशियो आपका नया आ जाएगा, और वो होगा ये 8 हो गया है, ये आपका 6 हो गया है, और ये 12 हो गया है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ लोगे। अब आप एक बात ध्यान देंगे, बी का शेयर पहले भी 6 यूनिट था, अब भी 6 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी के शेयर से ना तो कुछ गया ना कुछ आया। लेकिन ए का शेयर पहले 9 था, अब 8 हो गया है, इसके शेयर में 1 की कमी आ गई है। सी का शेयर पहले 11 था, अब 12 हो गया है, इसका 1 बढ़ गया है। ये चेंज क्यों आ गया? क्योंकि ए ने सी को 500 रुपए दिए थे, तो इससे यहां से 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 500 है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है। अब आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग में बी और सी का शेयर कितना था। स्टार्टिंग में बी और सी का शेयर था 17 यूनिट, तो 17 यूनिट का मान निकाल देंगे। 17 पंजे 85, तो उन दोनों का शेयर था 8500 रुपए। ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इन तीन वैल्यू का एलसीएम निकालना है। बस आप रूट की वैल्यू देख के घबरा मत जाना। एक है 4√2, वैसे मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन आपको डिटेल बताना चाहता हूं इसलिए बता रहा हूं। 4√2 के अगर मैं फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा 2 × 2 × √2। अगर मैं 3√5 के फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा 3 × √5। अगर मैं 5√2 के फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा 5 × √2। इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। एलसीएम निकालने का रूल क्या है? एलसीएम निकालने का ये है, अगर कुछ कॉमन है तो पहले वो ले लो। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इन दो में कॉमन है √2। एक तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद जब कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो सारे ले लेंगे। एलसीएम का रूल यही होता है, पहले हम कॉमन लेते हैं। पहले तीनों में कॉमन, कुछ नहीं है, फिर दो में कॉमन, और फिर उसके बाद जो बच गए हैं वो सारे। तो यहाँ पर तो वो सारे लेने पड़ेंगे। 2×2 = 4, 3 × 12 = 60, और गुणा में √5। ये बात आपको समझ आ गई? जो कॉमन नहीं थे वो सारे ले लिए। ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर आ जाएंगे और गुणा हो जाएंगी, तो 60√10 आपका आंसर आ गया है, और आपका आंसर है ये। मैं डायरेक्टली यहाँ भी बता सकता था, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि रूट वाली वैल्यू से डरना नहीं है, इस तरीके से उसको लिख लेना है एक बार, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन टू रेलवे स्टेशन इज 4:1। भाई फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का आपका फेयर का रेशियो दे रखा है, किराए का रेशियो दे रखा है, वो है 4:1। कोई क्लास 1 में बैठेगा तो उसको 4 यूनिट पैसे देने पड़ेंगे, और क्लास सेकंड में बैठेगा तो 1 यूनिट पैसे देने पड़ेंगे। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:40। जो पैसेंजर है ना, उनकी स्ट्रेंथ है यहाँ पर 1 यूनिट और यहाँ पर 40 यूनिट। जो क्लास फर्स्ट है उसमें 1 यूनिट पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, और जो क्लास सेकंड है उसमें 40 यूनिट। ठीक है, अब आपको बताया गया आगे, इफ द टोटल फेयर रिसीव्ड ऑन एनी डे इज 11,000। एक दिन में, किसी एक दिन में 11,000 रुपए फेयर के रूप में मिले, तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से पैसा कितना मिला। इसमें से फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से कितना पैसा मिला है। अगर मैं इस यूनिट को ऐसे समझू यहाँ कि एक फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट क्लास में जो बंदा बैठा है वो 4 यूनिट पैसे दे रहा है, और उसमें एक ही बंदा बैठा है, तो कितने पैसे दे दिए उसने? 4 यूनिट पैसे दे दिए। जो आपकी सेकंड क्लास है उसका फेयर है 1 यूनिट, और उसमें 40 बंदे बैठे हैं, तो उन्होंने कितना पैसा देना पड़ेगा? 40 यूनिट। इनको गुणा कर रहा हूं मैं आपस में। तो इस तरीके से मुझे पता चला, जो मैंने कुल पैसा आया ना मेरे हाथ में, वो 44 यूनिट आया। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि पैसा एक दिन 11,000 आया है। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकाल लूं तो 22×2 = 44, 22×5 = 110, 250 आ गया भाई 1 यूनिट का मान। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 250 है। आपसे पूछा है
कि जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे उनसे कुल कितना पैसा रिसीव हुआ है। फर्स्ट क्लास के एम्प्लॉइज सॉरी पैसेंजर से पैसा रिसीव हुआ है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की मान निकाल दो, तो वो आ जाएगा 250 गुणा में 4 1000। जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे उन्होंने 1000 रुपये दिए और जो सेकंड क्लास के थे उनके इसमें से 10,000 है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए क्रिकेट मैच 6 प्लेयर्स स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 36 रन। एवरेज में आपको पढ़ा चुका हूं, 6 प्लेयर हैं, उनके एवरेज रन जो है ना वो 36 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि हर प्लेयर ने 36 रन मारे हैं। आगे बोला गया है, इफ वन ऑफ देम स्कोर्ड ओनली 16 रन देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय दोज प्लेयर्स। उसने कहा कि एक बंदा ऐसा है जिसने सिर्फ 16 ही रन मारे हैं, तो बाकी सबका एवरेज बताओ। कहने का मतलब उसको हटा के एवरेज बताओ बाकी सबने कितने रन मारे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरीके से, आपके 6 प्लेयर थे, अगर मैं एक प्लेयर हटा दूं तो आपके प्लेयर बच जाएंगे 5। इन 5 प्लेयर का एवरेज क्या आएगा। मैंने एवरेज में आपको ये बता रखा है कि अगर मैं यहाँ से एक प्लेयर कम कर रहा हूँ और वो रन भी आपके 36 ही कम कर देता, 36 ही ले जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई यहाँ पर मैंने बोला था कि 6 प्लेयर हैं, 36 रन है उनके एवरेज, इसका मतलब सभी ने 36 रन मारे हैं। अगर मैं एक प्लेयर कम कर दूं और इधर से 36 रन कम कर दूं तो आपके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक बंदा कम कर दूं और एवरेज 36 से भी कम निकाल लूं तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। भाई यहां से मुझे 36 निकालना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने कम निकाला, उसकी वजह से एवरेज आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब एक तो एवरेज रन 36 से ज्यादा आएंगे। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ऑप्शन से ही बता रहा हूँ मैं, ये मैंने खुद से डिजाइन नहीं किए हैं। जैसे किसी एग्जाम में आया हुआ था एज इट इज उठाया है। मुझे पता है मेरा एवरेज बढ़ेगा क्योंकि मैंने 36 के बजाय सिर्फ 16 रन वाला ही बंदा निकाला है, तो एवरेज मेरा 36 से ज्यादा होगा। ऐसे में 36 से ज्यादा मेरा आंसर एक ही है और मैंने लगा दिया। दूसरा तरीका ये, अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है, मैंने 36 निकालना था, 16 निकाला, तो कितने रन छोड़ दिए वहां पर, 20 रन छोड़ दिए। ये 20 रन जो है ना, ये 5 बंदे आपस में बांट लेंगे जो बचे हुए थे। इन सभी के 36 रन थे, आप ऐसे समझ सकते हो। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बंदे थे, सभी ने 36 रन मारे थे। ये बंदा चला गया, सिर्फ 16 रन लेके गया ये, तो इसका मतलब ये बंदा भी निकल गया यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 20 रन पड़े हुए हैं अभी तक भी। तो इन्होंने क्या किया, ये 20 रन आपस में बांट लिए। अपना एवरेज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा वो बताना है। तो ये अगर 5 बंदे आपस में बांटेंगे तो 4 आएंगे इनके हाथ में। तो इस तरीके से अब इनका नया एवरेज 40 हो गया है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये एक डिटेल मेथड है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़े। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 1:2 होगा, तो पिता का माता की वर्तमान आयु से अनुपात क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन हम इस आंसर को कभी सोचते नहीं। मुझे ऐसा लगेगा एज वाले क्वेश्चन में 2 रेशो दी होती थी, 2 रेशो दे रखे हैं तो क्वेश्चन निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप क्वेश्चन को निकाल सको। क्यों, क्योंकि ये 2 अलग बंदों का आपका रेशियो है, ये 2 अलग बंदों का रेशियो है, ये वर्तमान का है, ये 4 साल बाद का है, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इनके बीच जब कोई रिलेशन है ही नहीं तो आप कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश करके इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो आंसर आपका ये है, लेकिन हम इस पे पहुंचते नहीं। ऐसे क्वेश्चन पर हम 5-5 10-10 मिनट खराब कर देते हैं। तो आपने ध्यान देना है, जो आपने सीखा है उस पर भरोसा रखना है, और अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, कुछ कमी है, तो ऐसा आंसर भी हो सकता है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेडर बोट 60 शीप एट अ रेट ऑफ 120 पर शीप। उसने है ना भेड़ खरीदी है 60, 120 रुपए के हिसाब से, 60 खरीदी है 120 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब 7200 रुपए की खरीदी है। ठीक है जी। आगे बोला गया है, ही सोल्ड 40 ऑफ देम एट ए रेट ऑफ 150। इनमें से 40 बेच दी हैं, किस रेट पर, 150 के हिसाब से, यानी कि 6000 की बेच दी है। ठीक है जी। आगे बोला गया है,
10 ऑफ दीज डाइड, 10 मर गई हैं उनमें से, 60 थी, 40 बेच दी, 10 मर गई, तो 10 ही बची हुई है इसका मतलब। आगे बोला गया है सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग शिप, इनके बचे हुए का है ना कितना प्राइस होना चाहिए, इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 800, वो 800 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, तो बची हुई भेड़ों को कितने रुपए में बेचे, आपसे ये पूछा है। अगर वो 800 रुपए का लाभ कमाना चाहता है ना, तो वो 7200 रुपए की भेड़ को 8000 में बेचना चाहता है, तभी तो 800 रुपए का लाभ होगा। तो कहने का मतलब मैंने बेचनी है 8000 रुपए में, अभी तक 6000 रुपए में ले चुका हूं, तो मैंने ये भेड़ जो है ना वो 2000 रुपए की बेचनी है, तो एक कितने की होनी चाहिए, एक 200 की होनी चाहिए। अगर एक 200 की होगी तो हमें 2000 रुपए मिल जाएंगे, तो आपका आंसर आ गया है 200। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ डे बिकम 2 टाइम्स इन 15 ईयर। आपको ये बताया गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोचते हैं कि पैसा हमारा 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट हो गया है, तो ब्याज हो गया है मेरा 1 यूनिट, 2 गुना हो गया है पैसा, कहने का मतलब वो मिश्र धन अमाउंट की बात कर रहा है। प्रिंसिपल हमारा 1 था, अमाउंट हमारा 2 हो गया, तो इसके बीच का अंतर हमारा ब्याज होता है, वो ब्याज है मेरा 1 यूनिट। और ये ब्याज कितने दिनों का है, ये ऐसा 15 वर्ष के बाद हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्याज 15 वर्षों का है। अगर जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है ना साधारण ब्याज में, वो कुछ नहीं होता, बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो पहले मुझे यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, अगर आप 1 वर्ष का निकालोगे ना तो 1/15 आ जाएगा, ये आ गया आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज। मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1 और गुणा में 100, तो इस तरीके से आपका 1/15 गुणा में 100 आ गया। अगर आप इसको उसको परसेंटेज में चेंज करोगे ना तो 6 सही 2/3% आएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रोहित इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 6% एनुअल रेट, ही गेट्स 8730 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। पहले यहां तक इस क्वेश्चन को हल करो। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी अमाउंट पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 8730 रुपए है। यहां से पहले मैं मूलधन निकाल लूंगा। कैसे निकाल लेंगे, मूलधन निकालने का तरीका हमारा ये रहेगा कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है ना, वो होता है R मल्टीपल टाइम परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। बस ये आप याद रखेंगे, जो आपका साधारण ब्याज होता है ना, वो रेट और टाइम को आपस में गुणा करो, उतना परसेंट आपका साधारण ब्याज होता है मूलधन का। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में गुणा किया, 3 गुणा में 6, 18% ब्याज है ये 18% है मूलधन का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 18% ऑफ पी बराबर है 8730। तो बस ये फ्रैक्शन उधर जाके पलटनी है, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 18, इसको अलग कर दो। 18 चौक 72, बच गए हैं आपके 15, 18 8 144, 18 पंजे 90। तो आपका जो मूलधन है ना वो 48,500 आ गया है। कहने का मतलब जिस मूलधन पर 8730 रुपए में 3 वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ था, वो एक्चुअल में 48,500 था। अब आगे बढ़ते हैं। देन टेल मी हाउ मच अमाउंट विल ही गेट एज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त करेगा, ऑन द सेम अमाउंट, इसी अमाउंट पर, एट द सेम रेट, इसी रेट पर, रेट कितना था ये, ऑन द सेम रेट इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, सिर्फ समय अलग है, 2 वर्ष के बाद। आपसे बताया गया है कि इसी मूलधन पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 2 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकाल लेंगे, मैंने रेशियो याद करा रखे हैं आपको, 2 वर्ष का रेशियो होगा 2:1, और यहां पर लिखते हैं हम मूलधन। आप ध्यान रखेंगे ये 2 है आपका साधारण ब्याज, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और ये टोटल है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को हल करने का नहीं हो सकता। तो मूलधन है आपका 48,500। सबसे पहले आपने क्या करना है, साधारण ब्याज होता है मूलधन का 6%। साधारण ब्याज क्या होता है, जो मूलधन के ऊपर लगता है।
तो मूलधन मेरा 48,500 है और दर मेरी 6% है। तो अगर साधारण ब्याज निकालना है ना तो इसका 6% निकालना है। इसका 1% 485 होगा, 6% निकाल लूँ तो 6 पंजे 30, 6 अठे 48 और 3 51, 6 चौका 24 और 5 29। ये हो गया आपका 2910। अब आपने क्या करना है, ये निकाल लिया आपने साधारण ब्याज। अगर चक्रवर्ती ब्याज यानी कि इसके ऊपर ब्याज निकालना है, वही चक्रवर्ती ब्याज होता है, इसका भी 6% निकाल दो आगे। इसका 6% निकाल लिया मैंने, ये आ गया 6 एकम 6, 6 निमा 54, 6 दूनी 12 और 5 17, ये आ गया जी। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा रहा हूँ नीचे से। अब आपने क्या किया, दोनों रेशो के नीचे लिख दिया, इसका 6% यहाँ, इसका 6% यहाँ। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा कर देना है, यहां से आ जाएगा आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये आ गया आपका 20 और 58, ये आ गया आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अगर आपसे पूछा जाता इन दोनों को जोड़ दें तो आपका कुल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 5,994 रुपये 6 पैसे, या फिर 60 पैसे बोलना ठीक रहेगा, 6 पैसे गलत हो जाएगा, पीछे जीरो लगा दो, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मैन हैड 1000 kg शुगर। एक आदमी के पास 1000 किलो चीनी है। आउट ऑफ दैट ही सोल्ड सम शुगर एट 8% प्रॉफिट। इसमें से कुछ शुगर उसने 8% प्रॉफिट पर बेच दी। एंड द रिमेनिंग, और बची हुई को बेच दिया 18% के प्रॉफिट पर। ठीक है, ही गोट 14 प्रॉफिट ऑफ ऑल द शुगर। ही गोट 14% प्रॉफिट टोटल पर, उसे 14% का लाभ हुआ। देन हाउ मच शुगर डिड ही हैव लेफ्ट एट 18% प्रॉफिट। उसने 18% के लाभ पर कितनी चीनी बेची थी। क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताता हूं आपको। एक बंदे के पास 1000 kg चीनी थी, उसने इसमें से कुछ तो 8% के लाभ पर बेच दी, कुछ 18% के लाभ पर बेच दी, और टोटल उसको 14% का लाभ हो गया है। जब ऐसे बोला जाता है ना कि इस एक क्वांटिटी को 2 यूनिट में बेचा, उसका भी परसेंटेज है मेरे पास और इसका टोटल परसेंटेज भी है, तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाने का तरीका है, जो इससे ज्यादा है इसमें से इसको घटा दो, जिससे ये ज्यादा है इसमें से उसको घटा दो, और ये आपका रेशियो आएगा। और ये जो रेशियो आएगा ना, इस टोटल क्वांटिटी का आएगा। कहने का मतलब इस क्वांटिटी को इस रेशियो में बेचा था। पहली बार 2 यूनिट बेचा था और दूसरी बार 3 यूनिट बेचा था। तो कहने का मतलब इस 1000 को इस रेशियो में बांट दो। उसका तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ो और उसको भाग कर दो। 1000 को 5 से भाग कर दिया तो 1 यूनिट का मान 200 आ गया। 200 से दोनों को गुणा कर दो। यहां था 400 kg और यहां था 600 kg। अब आपसे पूछा था कि 18% के लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो वो बेची थी 600 kg। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, A man walks from his house to railway station. If he walks at a speed of 5 km/h, he reaches 7 minutes after the departure of the train. अगर वो स्पीड अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है ना, तो वो पहुंचता है जब ट्रेन को जाए हुए 7 मिनट हो चुके थे, यानी कि 7 मिनट लेट हो गया वो। बट इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h, अगर अपनी स्पीड को वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो ही रीच 5 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। तो वो ट्रेन के निकलने से 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द हाउस। ये यहां पर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है। पहले उसने इस स्पीड से तय किया तो वो 7 मिनट लेट हो गया। जब उसने उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से तय किया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो अगर यहां पर आपने डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है स्पीड 1 मल्टीपल स्पीड 2, नीचे इनका डिफरेंस, और यहां पर टाइम डिफरेंस गुणा कर देना है। तो दोनों स्पीड को गुणा किया, इनका डिफरेंस लिया, टाइम का डिफरेंस, पहले 7 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब टाइम का डिफरेंस है 12 मिनट। और इसको घंटों में बना दिया बटे में 60। इसको घंटों में क्यों बनाया, क्योंकि चाल मेरी किलोमीटर प्रति घंटा है। बस इसको हल कर लो, 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया, तो आपका डिस्टेंस था हाउस से रेलवे स्टेशन का 6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट छोड़ के एक बार ले ही लेता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड है, आता रहता है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए ब्लैक बोर्ड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड है जिसकी लेंथ जो है ना विड्थ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है, उसकी लेंथ जो है ना उसकी विड्थ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर मैं विड्थ को x मान लेता हूं तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 8। आगे बताया गया है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 7, अगर लेंथ को 7 से बढ़ा दिया जाता है तो ये हो जाएगी x प्लस 15। और द विड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर चौड़ाई को 4 से घटा दिया जाता है देन द एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया तब भी समान रहता है। ये आपकी रेक्टेंगल है, जो पहले रेक्टेंगल थी यहां से एरिया आ रहा था आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां से एरिया निकला। इस रेक्टेंगल की साइड को घटाने और बढ़ाने के बाद यहां से जो एरिया आएगा वो सेम है, बस ये बोला गया है। बस इसको हल कर लो, ये हो जाएगा x को अंदर गुणा कर दिया, x की 2 प्लस 8x। इन दोनों को गुणा करने का तरीका ये होता है, इसको इसके साथ गुणा कर दो, x की पावर 2, फिर इनको आपस में जोड़ लो। 15 में माइनस के 4 जोड़े तो प्लस के 11 आ गई और उसके साथ लगा दो x। आखिर में इन दोनों को गुणा कर दो, 15 गुणा में 4 माइनस का 60, ये आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया है, ये 60 इधर आ गया प्लस का हो गया, ये 8 उधर गया माइनस का हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो x की वैल्यू 20 है तो आपकी विड्थ 20 थी और लेंथ आपकी 28 थी। ये दोनों ही पूछे थे तो 28 और 20 आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन आयरन रोड इज 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब ये क्यूबॉइड के आकार की छड़ है आपके पास एक। इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द रोड वेट 50 kg, फाइंड द वेट ऑफ द आयरन रोड। पूरी आयरन रोड का वेट बताना है आपको। ये बताया गया है कि 1 क्यूबिक मीटर का जो वेट है ना वो आपका 50 kg है। तो मैंने क्या करना है, बस इसका वॉल्यूम निकालना है, उसको 50 के साथ गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो आयरन रोड की लेंथ थी ना वो थी 9 मीटर, जो आपकी विड्थ थी या फिर ब्रेड्थ बोल सकते हो इसको, वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि ये मीटर में था ना, तो ये आ गया आपका 0.2 मीटर। आपकी हाइट जो थी वो थी, सॉरी ये 40 था भाई, ब्रेड आपकी 40 है तो 40/100 कर दिया क्योंकि सेंटीमीटर में था। ये आ गया आपका 0.4 मीटर। हाइट आपकी 20 है, इसके बटे में 100 कर दिया तो ये आ गया आपका 0.2 मीटर। पहले ये बात आपको समझ आ गई, क्योंकि क्यूबिक मीटर को ही केजी में चेंज कर रखा है तो मुझे इनकी सब की यूनिट मीटर में रखनी पड़ेगी। लेंथ ऑलरेडी मीटर में दे रखी है 9 मीटर, आपकी ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसके डिवाइड में 100 कर दिया 0.4 मीटर आ गई। आपकी हाइट जो थी वो 20 सेंटीमीटर थी, डिवाइड में 100 किया, उसको सोल्यूशन अगर उसका सोल्व किया उसको तो 0.2 मीटर आ गई है। अब ये आपका क्यूबॉइड है, आपका घनाभ है। अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है ना तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये है आपका 9 गुणा में 0.4 गुणा में 0.2। पॉइंट को भूल कर एक बार इनकी गुणा कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 8 नहीं 72, ये आ गया है 72। अब इसमें 2 के बाद डेसिमल लगाना है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, 0.72 क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम आ गया है। बस इसको 50 kg से गुणा कर दो, इसका डेसिमल हटाया डिवाइड में 100 आ गया, 50 दूनी 100, 2 से इसको काटा तो 36 kg आपका आंसर आ गया और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका A cylinder and a hemisphere of the same height rest on the same base। आपका एक सिलेंडर है, एक बेलन है और एक अर्धगोला है, उन दोनों की हाइट बराबर है और दोनों का बेस बराबर है। थोड़ा सा आकृति बना के आपको समझाने की कोशिश करूं अगर तो शायद आपको बेहतर समझ आ जाए। ये है आपका अर्धगोला, जितनी इसकी ऊंचाई है ना इतनी ही ऊंचाई
एक बेलन की भी है, ये लीजिए। मैंने थोड़ा सेम सा बनाने की कोशिश की है, पता नहीं बना है या नहीं। हाँ, लगभग सेम ही है। ये बताया गया है कि इन दोनों की हाइट बराबर है। एक बात, दोनों का बेस भी बराबर है। कहने का मतलब ये इसका बेस है, ये आर है अगर, तो इसकी भी ये आर है, दोनों की त्रिज्या समान है। एक बात, साथ में इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आर ही होगी। इसकी हाइट, अर्धगोले की हाइट क्या होगी, आर ही होगी, क्योंकि यहाँ से सेंटर से उसके इस सिरे को मिलाया गया, तो ये इसकी त्रिज्या ही है। तो इसकी हाइट आर है, तो इसकी भी हाइट आपकी आर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है। अब आपको आगे बताया गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसका जो वॉल्यूम है ना और हेमिस्फेयर का, इसका तो V1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। आपसे बताया देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सबसे पहले मैं इनका वॉल्यूम निकाल लेता हूं। मैंने V1 का वॉल्यूम निकाला, इसका निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है भाई। तो पाई आर है आपकी आर ही, आर का स्क्वायर, एच भी आपकी आर है, ये आ गया। इसको मैं हल करूं तो पाई आर क्यूब आ गया ये, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 1 आ गया है। वॉल्यूम 1 इसका निकलता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया आपका V1, ये आ गया आपका V2। इनका रेशियो निकाल लो एक बार। मैंने इनका रेशियो निकाल लिया, तो पाई से पाई कट गया है, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया है, तो V1 डिवाइड बाई V2 बराबर आ गया 3/2। क्या हुआ, ये 3 ऊपर चला गया, तो V1 और V2 का रेशियो है 3:2। अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूं, इसको उधर ले जो इसको इधर ले आओ, तो 2V1 बराबर है 3V2। अब ये देख लो किस में है, 2V1 3V2, ये आपका आंसर है। मैंने क्या किया, पहले इनका आपस में रेशियो किया, ये आ गया है, क्रॉस मल्टीपल कर दिया और आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। आपका क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। आपको ये बताया गया है कि आपने 4 लेटर का एक कोड बनाना है, ये लीजिए, ठीक है। और आपके पास इंग्लिश के पहले 10 अल्फाबेट है, ए से लेकर जे तक। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपको पता है 10 बता रखी है। अब इन 10 अल्फाबेट को यूज करके ये 4 लेटर्स के कोड कितने बनाए जा सकते हैं, आपसे ये पूछा है। इसको हम हल करेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वो क्या कहता है, आप एक एक बॉक्स भर के देख लो। मैं इस पहले बॉक्स की बात कर रहा हूं, इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, जितने मेरे पास लेटर्स हैं, मेरे पास लेटर्स हैं 10, तो मैं इसको 10 तरीके से भर सकता हूं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर मैंने यहां कोई लेटर यूज कर लिया मैं उसको आगे यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मेरे पास 10 लेटर थे तो एक तो यहां आ गया, तो अब मेरे पास 9 बचे हुए हैं, तो मैं इसको 9 तरीके से भर सकता हूं। अब यहां मैंने 2 भर दिए, अगले वाले को 8 तरीके से भर सकता हूं, इससे अगले वाले को 7 तरीके से। बस इनको गुणा करो, आपका आंसर आ गया। ये हो गया 9 8 72 720 गुणा में 7, 5040 कोड बनाए जा सकते हैं आपके 4 लेटर्स के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अ बैग कंटेन्स 4 ग्रीन, एक बैग में 4 ग्रीन, 5 ब्लू, 2 रेड एंड 3 येलो बॉल है। इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं, 4 5 9 और 2 11 और 3 14। आपके पास वाई क्यों लिख रहा हूं मैं इसके बाद कोई, इफ ए बैग कंटेन 4 ग्रीन, 5 ब्लू, 2 रेड और 3 येलो मार्बल्स एंड 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से 3 आपकी मार्बल निकाल ली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज येलो, 3 जो आपकी मार्बल निकाली है उनमें से कम एक येलो हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना वो निकलती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब ये क्या चीज है, टोटल आउटकम का मतलब ये है मैं इन 14 मार्बल में से अगर 3 मार्बल निकालता हूं तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 14 मेरे पास मार्बल है, इसमें से अगर मैं 3 यूज करता हूं, अगर मैं 14 मार्बल में से 3 लेता हूं तो ये जो आपके टोटल कॉम्बिनेशन होंगे ना ये होंगे आपके टोटल आउटकम।
इसको हल करने का तरीका ये होता है, अगर यहाँ पर आपका 14 के नीचे 3 लिखा हुआ है ना, तो 14 के 3 टर्म लिखो घटते क्रम इस तरीके से, और नीचे लिख दो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब ये है 3 को घटते क्रम में तब तक लिखो जब तक 1 नहीं आता। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये आ गया आपके टोटल कॉम्बिनेशन, ये इसकी वैल्यू आ गई है ये। अब आपके आगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जो आप 3 मार्बल निकाल रहे हो ना, उनमें से एक एटलीस्ट 1 येलो, कम से कम एक येलो होनी चाहिए। अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर वो 3 बॉल निकाल रहा है ना, उसमें से अगर एक येलो आ जाए तो भी चलेगा, अगर दोनों येलो आ जाए तो भी चलेगा, अगर 3 येलो आ जाए तो भी चलेगा। अब ये बोलोगे सर ये क्या हुआ? अगर आप किसी से पैसे लेने के लिए जाते हो कि भाई मुझे पैसे चाहिए, अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, रिक्वायरमेंट आपकी 5,000 है, आपने ये बोल दिया जाकर कि अगर तू कम से कम मुझे 1,000 भी दे देगा ना तो भी मेरा काम चलेगा। तो कम से कम 1,000 का मतलब ये है कि मुझे जरूरत तो 5,000 की है। आप 1,000 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 1,000 दे दो, उससे कम ना दो। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर आप 3 मार्बल निकाल रहे हो ना, कम से कम एक येलो का मतलब ये है, एक येलो आ जाए तो भी चलेगा, 2 येलो आ जाए तो भी चलेगा, और 3 येलो आ जाए तो भी चलेगा। ये सभी कॉम्बिनेशन आपके फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, अब क्या नहीं चलेगा? अगर 0 येलो आ जाए, अगर इन तीनों में कोई भी येलो ना आए तो ये नहीं चलेगा। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये आउटकम निकाल लो सारे, या फिर ये अकेला आउटकम निकाल लो। अब ये अकेला आउटकम निकालने का क्या तरीका है? आप एक बात ध्यान रखो, पीई और पी नोट ई, इसका सम हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या है? ये प्रोबेबिलिटी का एक कंसेप्ट है, किसी इवेंट के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब येलो 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की प्रायिकता यहां पर जो भी है, ना होने की प्रायिकता यहां पर इधर वो -x होगी। या फिर मैं ये बोल सकता हूं, आपको दूसरी भाषा में समझाऊं, कि अगर इसके होने की प्रायिकता 0.5 है ना, 0.4 है, तो ना होने की प्रायिकता 0.6 होगी। ये मैंने कैसे निकाला? जो आपकी होने की प्रायिकता थी ना, उसको 1 में से घटा दिया। कहने का मतलब येलो आने की प्रायिकता जो भी आएगी, अगर ना आने की निकालनी है ना तो 1 में से घटा दो। इसका उल्टा, अगर मैं येलो ना आने की प्रायिकता निकाल लूं ना, तो उसको 1 में से घटा दूं, तो वो येलो आने की प्रायिकता आ जाएगी। कहने का मतलब मैं इतने कॉम्बिनेशन नहीं निकालना चाहता, मैं यही कॉम्बिनेशन निकालना चाहता हूं। 0 येलो आने का मतलब क्या है? मैंने 3 बॉल निकाल ली, लेकिन वो येलो में से नहीं ली, बस इनमें से ले ली, और ये बॉल है आपकी 11। कहने का मतलब मैंने 11 में से 3 ले ली। ये आ गया आपके फेवरेबल आउटकम। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 11 की 3 टर्म लिखेंगे घटते क्रम में, और नीचे लिख देंगे 3 फैक्टोरियल। अब ऊपर तो ये है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में, नीचे है टोटल आउटकम। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, बस अब इसको हल कर लो। इसको मैं हल कर रहा हूं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ऊपर आ गया है 3 पंजे 15 गुणा में 11, 165। नीचे इसको हल करूं तो ये आएगा आपका 364। तो ए 0 येलो आने की प्रायिकता है 165/364, लेकिन आपने तो ये निकालनी थी, तो इसको 1 में से घटा दो। अगर मैं इसको 1 में से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 14 में से 5 गए 9, 15 में से 6 गए 9, बस एक तो बचेगा नहीं, हाँ एक बचेगा भाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। एचटेट टीजीटी मैथ में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा मत समझना कि बहुत टफ था। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ कि लास्ट में आपको पता लगे कि ठीक ठाक क्वेश्चन भी होते हैं। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट कराया। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और एक आप छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कोर्स बताया था आप उसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।